हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन आपके लिए सामान्य अध्ययन का लिया गया है, जिसके अंदर टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में लिया गया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखें। अगर हम इसको करेंगे विस्तार से तो इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्लीज़ आपको निवेदन है कि वीडियो को आप क्या करें, पॉज करके देखें आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं, और ध्यान से जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुने। तो चलिए, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूजफुल फॉर एसएससी, सीजीएल और रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी और यूपीएससी, आई पुलिस एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लाइक कर दे अगर पसंद आई तो, नहीं तो डिसलाइक करके बताएं कि क्या कमी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो कुछ क्वेश्चनों को लिया था उन्हीं को, मतलब इसी में कुछ क्वेश्चनों को ऐड किया है जो आपको बार बार रिविजन करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बार बार रिविजन करेंगे तो अच्छी तरह से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अनबुझे चूने का सूत्र है, यानी कि अनबुझे चूने, या आप कह सकते हैं कि बिना बुझे हुए चूने। ये आरपीएफ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ पुलिस में आया हुआ है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, अनबुझे चूने यानी कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि BCaO। जब इसको CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। इसका फॉर्मूला होता है CaOH2I। ये फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है तो ये बताना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब पीओपी की बात करते हैं। तो जब जिप्सम को 110 डिग्री गर्म किया जाता है तब इसके पीओपी का निर्माण होता है, जिसे फुल फॉर्म होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग चिकित्सा हड्डी वगैरह को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए तो सी ए असो फोर हाफ डॉट हाफ H2O, ये होता है जिप्सम। जिप्सम का यानी कि कैल्शियम, आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी सॉरी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये फॉर्मूला होता है इसका। जिप्सम पीओपी का फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2CaSO4 डॉट H2O, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है। इसकी जगह अपन हाफ की जगह 2 लगाते हैं तो ये जिप्सम का होता है। जब इसको 110 डिग्री करते हैं तो पानी उड़ जाता है। सिंपल सी बात है, पानी उड़ने के बाद पानी कितना रह जाता है, 1.5 लीटर पानी उड़ जाता है। इसमें आधा लीटर पानी रह जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला अभी बता दिया मैंने। एक बार फिर से मैं जिप्सम के फॉर्मूले को लिख देता हूँ अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है। CaSO4 हाफ डॉट हाफ H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, आप टाइप कर ले कहीं पे। उसके बाद आप बात करते हैं इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की। आपसे पूछा जाता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो आप ये बताइए CaCO3। ठीक है, तो इतने फैक्ट इससे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखिए कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40 होता है। अपन को द्रव्यमान से मतलब नहीं है, इनका यानी कि प्रोटॉन की संख्या से मतलब है। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या उसमें कितनी है। तो देखें तो इसका क्या होता है, कोषों के अनुसार अगर हम बांटते हैं तो क्या होता है, 2n², ये फॉर्मूला होता है। यानी कि प्रथम कोष में अन क्या है, प्रथम कोष या सेकंड की यानी कि कक्ष की बात करता है। तो इसमें फर्स्ट कोर्स में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा। कितने हो गए, 10, 18 हो गए। अंतिम कितने बचे, 2 बचे। यानी कि अंतिम कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, 2 होगा। इस 1 की जगह काट के 2 कर लेना। ठीक है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर संयोजकता पूछे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का मतलब है कि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसमें क्या हो जाएगी, 2 बचे। ठीक है, 2 बचे, ये भी सही है। अगर संयोजकता पूछे तो भी 2 होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप जरूरत कितनी, ये मतलब इसको 8 कक्ष पूरा करने के लिए 8 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये क्या करेगा, 6 ले नहीं सकता क्योंकि बहुत भारी संख्या, इसलिए ये इसको 2 को देना पड़ेगा। यही संयोजकता, लेना और देना संयोजकता कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितने से कम होता है, बताइए आप। तो इसका देखिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जब जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। पूछा जाता है अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है।
तो ये फैक्ट यानी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इन फैक्टों को किसी रजिस्टर में पेन कॉपी लेके उतार लीजिए। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो SO2 प्लस NO2 के कारण होता है। ये होता है कहीं पे आपको नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, और ये सल्फर ऑक्साइड होता है। सल्फर ऑक्साइड जब जब वर्क से यानी कि पानी के संपर्क में आ जाता है तो ये गंधक का तेजाब बना लेता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, अगर आपको आवाज़ कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा लेना, और अगर धीमी लगे तो प्लीज़ आप निवेदन है कि स्पीड को मतलब अगर ज़्यादा तेज़ लगे तो उसको कम कर लेना। ठीक है, ये इसका कारण अम्लीय वर्षा का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए आप। यानी कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे रोग होता है पेलार्गा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, जिसका नाम रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन होता है। ठीक है, इसकी कमी से पूछे, ये भी पूछे विटामिन B3 की जगह नाम देके आपको क्या दे देंगे, ये दे देंगे नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलार्गा रोग होता है, जिसको यानी कि विटामिन B3 भी कहते हैं। उसके बाद विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। एनीमिया रोग की बात करें, ये कब होता है, जब RBC की संख्या में कमी होती है तब उसको एनीमिया रोग या रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है, उसकी कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो बताएं। सबसे छोटी मांसपेशी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपेडियम। अगर पूछे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो स्टेपीज हो जाती। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाती। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, स्टेपेडियम। सबसे छोटी हड्डी, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज हो जाएगी, हड्डी छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जांघ की। ये कहाँ पर है, ये इंकस क्या है और स्टेपीज क्या है, और एक मेलियस। आप ध्यान रखना, यानी कि इंकस, स्टेपिस और मेलियस 3 हड्डी पाई जाती है कान में। एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, पूछा जाता है कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, दोनों कानों में 6 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, इतने फैक्ट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, और मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहलाता है, हड्डियों के ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर के किस अंग में जल का अवशोषण होता है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ने का काम कौन करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिक्कम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगी अग्नाशय। अगर पूछे आपको मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भी अग्नाशय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे सिर्फ, तो यकृत हो जाएगी। अगर आपको पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड हो जाएगी। अगर आपको पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो दोनों ही यही है, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से, यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इतने फैक्ट याद रखें, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखे, सिरका वास्तव में है, यानी जो सिरका है वो वास्तव में क्या चीज़ है, यानी कि किससे बनाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है। तो सिरके की बात करते हैं तो उसमें होता है एसिटिक एसिड, जिसको एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी वगैरह काटने पर आपको, यानी कि जो चींटी वगैरह काटती है, चींटी या नेटल क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेटल पूछा था पिछली बार, डी ग्रुप में पूछा, नेटल क्या है। तो नेटल एक पौधा है जिसको काटने से क्या होता है, उसके अंदर एसिड भरा होता है, उसमें व्यक्ति में वो सूजन सी आ जाती है। उसको अपन शांत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सिरका वास्तव में एसिटिक एसिड है। ये सभी आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन, आए हुए पिछले एग्जामों के लिए वह क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंधु नदी निम्न में से किन 2 श्रेणियों के माध्यम से, ये आपको LDC 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधु नदी
निम्न में से किन दो श्रेणियों के मध्य से गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहेंगे साहब लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से सिंधु नदी गुजरती है। काराकोरम मैंने पिछले वीडियो में बताया था दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये अभी लद्दाख में। काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा दोनों लद्दाख में स्थित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटी बने थे, कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? नेपाल का ललितपुरम नगर किसने बसाया था? ये आपके पूछा था राजस्थान पटवार में पिछले एग्जाम में। और उसके बाद नेपाल का आने की ललितपुरम ये बसाया था आपके किसने? ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने। एक और बसाया था, आप बताइए। यानी कि नेपाल का ललितपुरम नगर बसाया था और एक और बसाया था आपके जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है उसको भी बसाया था किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है। सिकंदर महान की बात करें तो इसकी मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व है। 323 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है। ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा था सिकंदर महान की 323 ईसा पूर्व मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये थी बेबीलोना में। कहाँ पर हुई? बेबीलोना में। कहाँ पर हुई? बेबीलोना में। इतना याद रखें। ठीक है, फैक्ट के साथ करेंगे तो अपन 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ये ध्यान रखें। पढ़ने को तो बहुत है लेकिन फैक्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कराची किस नदी पर स्थित है? कराची जो पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी पर स्थित है। पाकिस्तान की कैपिटल नहीं है, ध्यान रखना। सिंधु नदी पर स्थित है। इस्लामाबाद है पाकिस्तान की तो राजधानी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपको असम में आपको पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा मांजुली नदी द्वीप, जो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, किस देश में? भारत में। इतने फैक्ट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यानी कि इसमें कर दे आप हाल ही में नई राजधानी नूर सुल्तान किस देश की राजधानी बनी? 2019 में बनी है नूर सुल्तान, ये ध्यान रखे। ये बनी आपकी कजाकिस्तान की राजधानी बनी है नूर सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या देर का है? सारे क्वेश्चन करंट साइंस सब आपके साइंस इन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। नाडा के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नाडा की पूरी डिटेल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाडा, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ है? बात नाडा की है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए थे सुनील शेट्टी। पूछा जाएगा इसको सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर वाला क्यों हाल ही बनाया? सुनील शेट्टी को बनाया। ये काम क्या करती है? खेल के अंदर जो भी आपके डोपिंग का मामला आता है, यानी कि जैसे कोई गोली लेकर किसी को शक्तिशाली बना, यानी कि खुद शक्तिशाली बन जाता है, दूसरा कमज़ोर पड़ जाता है, इसको रोकने के लिए ये काम करता है नाडा। ये राष्ट्रीय स्तर पर ये नाडा है और वर्ल्ड स्तर पर वाडा है। उसकी बात आगे क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा वो। हाल ही में वाडा ने किस देश पर 4 साल, ये तो आप समझे कि हर एग्ज़ाम में पूछेगा। एसएससी, रेलवे, इनके एग्ज़ामों तो बहुत बार रिपीट करेगा ये आने वाले एग्ज़ामों में। वाडा ने किस देश पर 4 साल का रोक लगा दिया? मतलब वो किसी भी राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल नहीं सकता है। तो वो देश है रूस। अब वाडा की बात आई है तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मैंने कहा था, यानी विश्व स्तर पर ये काम करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। इसकी स्थापना भी बता दी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, इसने अभी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, रूस पर लगा दिया। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा से कुछ आपको याद आया? 16 सितंबर 1987, कुछ याद आ रहा है? ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल कनाडा से रिलेटेड करता है। ओजोन छिद्र से जो फॉरमैन ने खोज की थी अंटार्कटिका में, अभी चर्चा चल रही है कि वो बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? वेरी वेरी आईएमपी है। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब से? 1896 में। कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से। भारत ने पहली बार कब भाग लिया? कहा जाता है 1900 में भाग लिया था, लेकिन टीम नहीं भेजी थी। 1920 में एक टीम भेजी थी भारत ने। 1900 में तो सिर्फ एक खिलाड़ी को लेकर गए थे भारत वाले, एक खिलाड़ी को, सिर्फ एक खिलाड़ी को। तो वो ये सही रहेगा 1900 वाला ही, यानी कि भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बताएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए
स्पेन की कैपिटल कौन सी है? मैड्रिड में आयोजन किया गया था, जिसमें भारत को कौन सा स्थान, 9वां स्थान मिला था, और इस स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरी ध्रुव पर भारत का अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो बताए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा पुशअप कौन सा है? ये तो इम्पोर्टेंट तो है बट इजी सा क्वेश्चन। रेप्लोश है। सबसे छोटा वुलिफिया। सबसे छोटा पूछे तो वुलिफिया आ जाएगा, सबसे बड़ा रेप्लोश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ पर फैक्ट की जरूरत पड़े मैं अपने आप बता दूंगा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या पूछे? सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो भी यकृत हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? अंडाणु हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छोटी आंत को बड़ी आंत से अभी मैंने बताया था कौन है? ये आप बताएं। अभी मैंने बताया था, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम कौन करता है? ग्रैनी, इलियम, जेजेनम। ये तो छोटी आंत के भाग है, मैंने बताया था डीजेआई, यानी कि डीजेआई यानी कि डेडेनम, जेजेनम और इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग है। ये पूछा जाता है भाग वाले, तो ये सिक्के में हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अभी बताया था, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इंसुलिन एक है। इंसुलिन क्या? इंसुलिन की बात करते हैं तो इसमें इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बेंटिंग ने की थी। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो जस्ता धातु पाई जाती है। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाए पैंक्राज, यानी कि कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है आपके जो अग्नाशय की बीटा कोशिका से। अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंसुलिन एक हार्मोन है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फैक्ट याद रखे इतने। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? आरनाल की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए आरनाल की लंबाई कितनी होती है। आरनाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपको आरनाल की लंबाई होती है 9 मीटर। 9 मीटर कह सकते हैं, या आप इसको 32 फिट कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 24 सेंटीमीटर क्या? 24 सेंटीमीटर है आपको ग्रास नली, जो ग्रसनी से लेकर आमाशय तक होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है? ग्रसनी है। ग्रसनी से क्या? स्टोमक यानी कि आमाशय, इसको कहते हैं क्या? ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, इसकी लंबाई होती है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसकी होती है 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 24 क्या देगा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है आपके एमाइलेज और लाइसोजाइम, दोनों एंजाइम पाया जाता है। यानी ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन बी भी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी। टाइलिन किसको कहते हैं? टाइलिन एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं, ये दिक्कत ना ले आप। लार का पीएच मान 6.8 होता है। रक्त का 7.4 और समुद्री पानी का 8.4। ठीक है, नींबू का 2.4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या देगा? प्रोटीन बदलता है। प्रोटीन जब है प्रोटीन, हमने कोई भी प्रोटीन खाया तो वो क्या करेगा? पेप्सिन आएगा। पेप्सिन यानी है पेप्सिन एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइन में बदल देगा। पॉलीपेप्टाइन एमिनो एसिड में बदलता है। तो प्रोटीन सीधे तौर पर पॉलीपेप्टाइन में बदलता है, यानी कि पेप्टोइन में बदलता है, और पेप्टोइन एमिनो एसिड में बदलता है। तो इसमें नहीं दिया, इसमें वो नहीं दिया हुआ है, यानी कि पॉलीपेप्टाइन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें एमिनो एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। समुद्र के पानी का पीएच मान अभी बताया था कितना? 8.4। रक्त का 7.4। लार का 6.8 है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हास्य गैस है। हास्य गैस यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी कराना है प्लीज, क्यों टाइम बहुत कीमती है आपके लिए। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कौन सी गैस रिसाव हुई थी? अमाइसी, मिथाइल आइसोसाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। HCl का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। हाइड्रोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका पीएच मान 1.5 होता है। ठीक है, अमाशय में होता है ये। क्वेश्चन नंबर, रक्त का पीएच मान कितना होता है? अभी बताया था 7.4। रक्त का पीएच मान लार का 6.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं तो क्या है? पणजी किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2018 में रेलवे डी ग्रुप में तो कई बार पूछा था ये। पणजी मांडवी नदी पर, जो गोवा की कैपिटल है, कौन सी? पणजी राजधानी।
पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की है। मांडवी नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो ये सिंपल सा, ये कुछ मैंने ऐसे फैक्ट लिया, मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन को लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मत समझना कि ये कुछ नहीं है बस। तो देखिए, किस देश में, इनको भी हम लगभग विस्तार से करेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का? तो यूएसए में। भारत और ब्रिटेन ने, भारत और ब्रिटेन की बात करें तो एकल नागरिकता, भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन सिद्धांत, जब भी न्यायपालिका ये न्याय पुनरावलोकन आई तो आप यूएसए लगा देना, कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। उसके बाद करते हैं 35, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक है? तो 2 बार होनी चाहिए, क्यों? अधिकतम 6 माह, तो वर्ष में 2 बार होगी। ठीक है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक ये किया जाता है आपके लोकसभा में पहले, सबसे पहले पेश किया जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस तारीख से बने थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तारीख को अभी मैंने बताया था, 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो अभी तक नहीं की गई है? आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, तो आप ये याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए आयु 35 वर्ष है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 40, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों, अच्छा किस वाद, ऐसा कौन सा वाद हुआ था जिसमें कहा था कि भाई साहब संसद है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो ये था केशवानंद भारती वाद, 1973, केरला। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में बात करते हैं तो कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति। और राज्यपाल करता है ना, कितने कितने को? 1 को करता है। कहाँ पे? विधानसभा में। ठीक है, चले कुल संसद से 14। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र वह क्षेत्र जहाँ पर यानी कि जो जो भी अध्यक्ष या शासक बनता है उसके वशानुगत नियम नए, यानी जो अपने पुत्र को फिर से राजा बना दे, अपने फिर उसके पुत्र को फिर से राजा बना दे, ये नहीं होता है, ये से गणतंत्र कहते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे पद पर के रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो ये सिंपल सी बात है, 6 माह के लिए। वापिस मतलब जैसे कि कोई जैसे प्रधानमंत्री बन गया, लोकसभा के भी नहीं है और राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने यानी कि 6 माह के बाद में उसको एक का, यानी कि या लोकसभा या राज्यसभा उनमें से एक का मतलब सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किया गया था सचिव का पद। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखें। उसके बाद क्या दे रखा है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये तो सिंपल साक है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार? तो 1 बार किया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, हाँ 1976 के तहत किया गया था, जिसमें 5 शब्द जोड़ा गया था। 5 से याद रखे, ट्रिक है। पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की। ये लो, ये देख लेना आप, अखंडता, ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, 42 1976 में। शून्यकाल क्या है? जो प्रश्नकाल के बाद में समय, यानी कि 12 से 1 बजे के बाद, 12 के 1 बजे के बीच में, उसको शून्यकाल कहते हैं, प्रश्नकाल के बाद के समय को। इसमें जब जो सदनों में अति महत्वपूर्ण मामलों, ये भी आ सकता है उसमें, वो भी आ सकता है। उसके बाद है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष बुलाता। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। 50 देख रहा है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि सभी का कोई किसी का न किसी का ना अपना एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। तो बस आपसे यही निवेदन है कि सेफ रहे और घर पर रहे। धन्यवाद।